Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। पिछले प्रोग्राम से हमने एक सीरीज शुरू की थी कि जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास पोस्टेज स्टाम्प्स के माध्यम से, यानी कि इंडिया थ्रू पोस्टेज स्टाम्प्स। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि आजाद भारत में पहला पोस्टेज स्टाम्प कौन सा जारी किया गया था, जिसपे जय हिंद लिखा हुआ था। ये पोस्टेज स्टाम्प जो कि स्वतंत्र भारत का पहला पोस्टेज स्टाम्प था। लेकिन उसके बाद किसी व्यक्ति को आधार बना के किसी व्यक्ति का फोटो बना हुआ पहला पोस्टेज स्टाम्प ये महात्मा गांधी पर जारी किया गया, जो आप देख रहे हैं। और ये जारी किया गया था कब? जब हमारे देश की आजादी को 1 वर्ष हो रहा था, यानी कि 15 अगस्त, और सन है 1948। 15 अगस्त 1948 व्यक्ति आधारित पहला पोस्टेज स्टाम्प। और वो व्यक्ति कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी। अब इस पोस्टेज स्टाम्प में भी आप दो तरह की कुछ अलग अलग चीजें देख रहे हैं। जैसे इसमें और इसमें एक अंतर है, इसके ऊपर अलग से लिखा हुआ है सर्विस। ये बाद में छपवाया गया, यानी कि इसके ऊपर अलग से लिखवाया गया सर्विस। और ये क्यों लिखवाया गया? दरअसल ये भारत के गवर्नर जनरल, और उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के सी राजगोपालाचारी। तो ये केवल गवर्नर जनरल के कामकाज के लिए, सी राजगोपालाचारी इस समय गवर्नर जनरल थे, उनके केवल कामकाज के लिए ऐसे 100 पोस्टेज स्टाम्प छापे गए, यानी कि 100 के ऊपर अलग से ये लिख दिया गया सर्विस। और ये दुनिया के कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कुछ रेयर पोस्टेज स्टाम्प्स हैं उनमें से एक है। इसकी कुछ कहानी दिलचस्प है। अभी कुछ समय पहले, यानी कुछ वर्ष पहले 2011 में इस पोस्टेज स्टाम्प को जब नीलाम किया गया तो इसकी कीमत 1,44,000 यूरो, डॉलर भी नहीं यूरो, और उस समय उसकी डॉलर में कीमत थी लगभग 2,05,000 डॉलर। क्या है पूरी कहानी, उसको जानेंगे। यानी इतना महंगा ये बिका। इतना महंगा क्यों बिका? क्योंकि केवल 100 ही छापे गए थे, और उसमें भी ज्यादातर सरकार के पास ही हैं। प्राइवेट यूज के लिए अब निजी हाथों में शायद 8 या 7 ऐसे कुछ पोस्टेज स्टाम्प है, 8 है जो कि प्राइवेट लोगों के पास हैं। इसलिए इतना महंगा है। जो लोग इसके शौक रखते हैं पोस्टेज स्टाम्प कलेक्शन का, उनको पता है इसकी वास्तविक कीमत, यानी कि ये कितनी महंगी चीज है। और इसी कारण इसके बहुत सारे नकली भी आने लगे हैं, यानी कि सेम ऐसी आर्ट बना के नकली छपने शुरू हुए। अब इसकी कहानी क्या है, इसको समझना। दरअसल ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी को आधार बना के भारत सरकार पोस्टेज स्टाम्प छापने वाली थी, और ये बात तय हो गई थी। और नासिक में जो प्रेस है उसको ये डील दे दी गई थी कि महात्मा गांधी को आधार बना के 4 पोस्टेज स्टाम्प छापने की बात हुई थी। इनमें से एक तो ये है अभी जो देख रहे हैं, बाकी भी और 3 थे जो आप ये देख रहे हैं। ये 1.5 आने का, ये 3.5 आने का, और वो 12 आना। ये शुरुआती महात्मा गांधी की शुरुआती कुछ पोस्टेज स्टाम्प है। अब ये 4 पोस्टेज स्टाम्प छापने की बात हुई, जनवरी की ही बात है। लेकिन कि पोस्टेज स्टाम्प छप के आते उससे पहले ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। अब जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई तब उनकी याद में अब ये बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि महात्मा गांधी को अब स्मरणीय बनाए रखने के लिए उनकी याद में अब पोस्टेज स्टाम्प छापा जाए, और वो अब पहले से बेहतर होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ विवाद भी हुए। विवाद जैसे कि पहले सारी डील फाइनल हो गई थी, नासिक में जो प्रेस है उससे सारी बात हुई। फिर तय हुआ कि नासिक स्थित जो प्रेस है उसके पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, शायद वो उतना अच्छा प्रिंट ना दे पाए। फिर ये नासिक प्रेस से हटा के उससे डील वापस लेके स्विट्जरलैंड की एक प्रेस को दे दी गई। और ये जो आपने शुरू में देखा, ये बनाया गया जो है चित्र, ये स्विट्जरलैंड के चित्रकारों ने, या कह सकते हैं कि वहां की जो प्रेस है उसने ये बनाया। इसमें इस बात को लेकर भी विवाद हुआ था कि महात्मा गांधी जी ये जो धोती शरीर के ऊपर ढक रखी है धड़ पे, सामान्यतः गांधी जी धोती केवल कमर के नीचे ही बांधते थे, ऊपर उनका शरीर निर्वस्त्र रहता था। लेकिन इस पोस्टेज स्टाम्प में ये जो धोती आप ढकी हुई देख रहे हैं, ये वास्तव में महात्मा गांधी का वास्तविक फोटो नहीं है, ये हाथ से बनाया हुआ है, यानी कि बाद में ये जोड़ा गया है, जो कि स्विस प्रेस के कलाकार हैं उनके द्वारा। अब इसको लेके भी थोड़ा सा विवाद हुआ था भारत की नौकरशाही में, विदेशों में, नेहरू जी में, इन सब में, कि क्या ये रखना है, क्या ये नहीं रखना है। क्योंकि ये भी इसको उतना अच्छा नहीं बना पाए जितना गांधी जी वास्तव में इसको कभी कभी अगर अपने शरीर ढकने के लिए ओढ़ते थे, तो वैसा जो रियल फोटो होना चाहिए वो वैसा नहीं था। यानी कि एक इंटरेस्टिंग कहानी है। भारत सरकार पहले ही जनवरी में जारी करने वाली थी, जनवरी 1948 में, लेकिन जारी होता उससे पहले ही गांधी जी की हत्या हो गई। अब इस कहानी को आगे और समझते हैं।
कि ये बात जो मैं अभी बता रहा था कि ये जो सर्विस लिखा हुआ महात्मा गांधी का पोस्टेज स्टाम्प है, अभी इसको नीलाम किया गया था। कब किया गया? ये अभी 19 मई 2011, 19 मई 2011 को इसकी नीलामी की गई। डेविड फेल्डमैन, इन्होंने भारत का 1948 का 10 रुपए वाला, ये व्यक्ति का नाम है डेविड फेल्डमैन, ये 1948 का 10 रुपए वाला महात्मा गांधी का डाक टिकट 1,44,000 यूरो यानी कि 2,05,000 अमेरिकी डॉलर में इसको खरीदा। 2,05,000, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। किसी भी डाक टिकट का इतना महंगा बिकना, यह किसी भी भारतीय डाक टिकट के लिए अभी तक की सबसे ज्यादा कीमत है। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे महंगा डाक टिकट है भारत का। कितनी कीमत में बिका? 1,44,000 यूरो यानी कि 2,05,000 डॉलर। अब जितने भी डाक टिकट अस्तित्व में आए उनके बारे में कुछ बातें बताई गई है, और उसमें से जो गांधी जी को आधार बना के 4 थे उनके बारे में शुरू में एक बात बताई गई है कि 15 अगस्त 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि के रूप में 4 स्मारक डाक टिकटों के एक सेट के रूप में जारी किया गया था। लेकिन बात चल रही थी जारी किए जाने की, उसी वर्ष जनवरी में गांधी जी की हत्या हो गई और स्वतंत्र भारत के जो ये पहले 4 मूल्यवान स्मारक डाक टिकट बने, एक है 1.5 आना, एक 3.5 आना, एक 12 आना और ये है 10 रुपए चौथा, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। और ये जो 10 रुपए वाला डाक टिकट है, इसकी 100 कॉपी ऐसी छापी गई जिनके ऊपर अलग से लिखा हुआ था सर्विस, और यह दुनिया का सबसे कम मुद्रित डाक टिकट बन गया, सबसे कम कॉपी इसकी छपी, और इसी कारण इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई। जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है ये डाक टिकट कितना मूल्यवान है। अब समझते हैं कुछ और इससे जुड़े हुए किस्से कहानियां। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि 1948 में डाक और तार विभाग के महानिदेशक ने नासिक स्थित सुरक्षा प्रेस से महात्मा गांधी को चित्रित करने वाले डिजाइन के नमूने तैयार करने को कहा। ये बात चल रही थी और योजना अलग अलग मूल्य वर्ग के 4 डाक टिकटों का एक सेट जारी करने की थी। लेकिन जब कलाकार डिजाइन पर काम कर रहे थे तभी गांधी जी की हत्या हो गई और उन्हें याद करने की जरूरत अब और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब गांधी जी नहीं रहे तो उनकी याद में और अच्छे डाक टिकट जारी होने चाहिए। अब इनको कैसे बनाए, डिजाइन कैसे तैयार किया जाए, अब इसमें कुछ जटिलताएं पैदा हुई। अब कुछ बदलाव किए गए, कुछ सकारात्मक बदलाव किए, पर वो गांधी जी के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते थे। नेहरू जी का सुझाव था कि सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में इस डाक टिकट पर एक तरफ हिंदी में और दूसरी तरफ उर्दू में बापू शब्द लिखा जाए। डाक टिकट पर अगर आपने शुरू में देखा तो ये यहाँ एक तरफ हिंदी में और एक तरफ उर्दू में ये बापू शब्द जो लिखा गया है, ये जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर लिखा गया ताकि गांधी जी का जो स्वभाव है वो इसमें प्रदर्शित हो। उनका स्वभाव क्या था? सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन डाक टिकट का मूल्य पहले आना में रख रहे थे और इससे बढ़ाकर अब कर दिया गया 10 रुपए। कारण ये जो मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि अब गांधी जी को याद करने की ज्यादा बड़ी जरूरत है और ये जो कीमत है ये उस समय की बहुत बड़ी कीमत थी, 10 रुपए 1948 में। अब इससे संबंधित कुछ और जानकारियां भी बताई गई है। अब एक खास बात यह है कि ये विडंबना ही है हमारे देश की, और विडंबना क्या है कि जो व्यक्ति अपने जीवन भर स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ता रहा, गांधी जी का ही आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, लेकिन उनकी याद में जब डाक टिकट छपवाया गया तो वो स्वदेशी नहीं, वो विदेशी है। वो कहाँ से प्रिंट करवाया गया? स्विट्जरलैंड की। विडंबना यह है कि गांधी जी की स्मृति में भारत का पहला डाक टिकट जो गांधी जी की स्मृति पे बना, ये विदेशी प्रेस में छापा गया और गांधी जी का पूरा जो जीवन है वो समर्पित था स्वदेशी के लिए। साथ ही ये उच्च मूल्य वर्ग का डाक टिकट था, जो आम आदमी इसको खरीद ही नहीं सकता था। 10 रुपए का डाक टिकट 1948 में, जबकि गांधी जी का पूरा जीवन बिल्कुल साधारण जीवन में, साधारण तौर तरीके में और आम आदमी से जुड़ाव में ही गुजरा। वो चाहते थे कि सबसे जो, जिसको कहते हैं कि अंत्योदय, सबसे जो गरीब व्यक्ति है, समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, उसका भी विकास हो सके। अब उसका विकास कैसे होगा? गांधी जी की अगर वो डाक टिकट, गांधी जी की फोटो वाले डाक टिकट खरीदना चाहे तो वो उस समय कितने का था? 10 रुपए। विडंबना यह है क्योंकि गांधी ने स्वयं हमेशा पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया। गांधी जी कभी भी लेटर के लिए जिसको बोलते हैं लिफाफे में रख के लेटर भेजना, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट जो आजकल आ गई है, उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनकी याद में जो डाक टिकट जारी किया गया वो उस समय 10 रुपए कीमत का था, काफी बड़ी कीमत का वो जारी किया गया।
अब इसके लिए देश की नौकरशाही भी जिम्मेदार रही, और उस समय के राजनेताओं ने जो कुछ सोचा होगा उन्होंने अपने हिसाब से सोचा होगा कि गांधी जी की याद को हमेशा के लिए बनाए रखा जाए और इसके लिए कुछ मूल्यवान डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए, और इसी कारण ये 10 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। यानी ये जो कहानी है गांधी जी का पहला डाक टिकट जारी होने की, ये उस दौर में तो इंटरेस्टिंग थी ही, आज भी बड़ी प्रासंगिक है। जैसा कि अभी कुछ साल पहले ये वाला जो डाक टिकट बेचा गया, नीलाम किया गया, तो इसकी कीमत भी एक रिकॉर्ड थी। कहाँ ये 10 रुपए का था और कहाँ अब 2,05,000 डॉलर, 1,44,000 यूरो। ये बात भी कब की? आज से 14 साल पहले 2011 की। तो ये थी बात गांधी जी को आधार बना के जो पहला डाक टिकट जारी किया गया उसकी कहानी। अब इसी श्रृंखला में हम आगे भी अगले जो भारत सरकार द्वारा कब कब कौन कौन से डाक टिकट जारी किए गए और उनका इतिहास क्या है और उस दौर में भारत में क्या क्या घटनाएं चल रही थी, यानी कि भारत का इतिहास क्या है, इन सब को हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम आपकी जो आगामी परीक्षा है जैसे कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उनके लिए भी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि उनमें भी आपके इतिहास की डिटेल पूछी जाती है और हम यहाँ पोस्टेज स्टाम्प्स के माध्यम से भारत के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.